मुझे स्पेसिफिकली याद है कि मैंने नीतीश और मोदी के बीच जब तुलना की थी लोगों से, तो लोगों ने कहा था कि नहीं, देश में मोदी, बिहार में तेजस्वी। क्या तेजस्वी यादव नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के तीसरे पुत्र होंगे सीएम? तरुण यादव तेजस्वी यादव हैं, ये बातें लगभग लालू यादव को जानने वाले सभी लोग जानते हैं। तो जब आप राबड़ी देवी पर इल्जाम लगाते हैं, जब आप लालू यादव पर इल्जाम लगाते हैं, जब तेजस्वी को बार बार उनकी राजनीतिक सूचिता याद दिलाई जाती है, तो नीरज कुमार जी और जदयू को नहीं याद दिलाई जानी चाहिए। जिस समय नीतीश कुमार की पार्टी के कई प्रवक्ता, मैं शब्द जो यूज कर रहा हूँ उसको समझिएगा, डरते थे लालू परिवार पर हमला करने से, उस समय भी नीरज कुमार खुलेआम चैलेंज करते थे। लालू यादव पर आरोप जो लगते हैं, कई आरोप और भी लगते हैं चारा घोटाले के अलावा, लेकिन उन आरोपों की सिद्धि नहीं हो पाई है। और बात अगर नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार पर भी कई आरोप लगते हैं, लेकिन कोई भी अब तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, वरना नीतीश कुमार अब तक जेल में होते। तो मलाह का देखिए बयान जो उन्होंने दिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, कल तक नहीं मान रहे थे, अब मान रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 होने हैं। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी ही था, लेकिन इसी बीच एक नाम का जिक्र ऐसा हुआ कि बिहार के राजनीतिक में भूचाल सा मच गया। वो नाम था तरुण कुमार यादव, पिता लालू प्रसाद यादव। आखिर ये नाम में क्या कॉम्बिनेशन मिला कि पिता के नाम से जो है तरुण कुमार यादव को जोड़ा गया, यानी बिहार के जो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं, उनके नाम से तरुण कुमार यादव को जोड़ के लालू यादव के तीसरे पुत्र के रूप में जो है प्रस्तुत किया गया। और ये प्रस्तुत करने वाले कोई और नहीं, जदयू के सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री नीरज कुमार थे। जब से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तब से कई तरह की जो है अफवाहें उड़ रही है, कई तरह की बातें सामने आ रही है। इसी विषय में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नमन मिश्रा। सर, किस तरह की अफवाहें उड़ रही है लगातार, आखिर कौन है तरुण कुमार यादव? तरुण यादव सिंपल अगर मैं भाषा में बात करूं तो गंगाधरी शक्तिमान है जी, इसमें कोई भेग नहीं है। लेकिन राजनीति में किसी भी सूचना को, कोई भी छोटी छोटी सूचना को अपने फेवर में यूज़ किया जाता है और उसे सेंसलाइज किया जाता है ताकि ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके। और देखिए, अगर उन्हें पता था तरुण यादव जो तीसरा पुत्र है तथाकथित तौर पर लालू यादव का, ऑब्वियसली लालू यादव के अगर तीसरे पुत्र हैं तो मतलब वो जायज तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जायज पुत्रों का तो दो ही वर्णन है। सेंसेशनल यहाँ हुआ। दूसरा कि ये खबर किसी और दिन भी चला सकते थे, किसी और दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता था, लेकिन लालू के जन्मदिन पे दिन किया गया, सेंसेशनल ये भी है। तरुण यादव तेजस्वी यादव हैं, ये बातें लगभग लालू यादव को जानने वाले सभी लोग जानते हैं। और बिहार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जिनको हम सिंसियर कह लें, वरिष्ठ कह लें, जो राजनीतिक से थोड़ा करीब भी रखते हैं, तो उन लोगों को ही पता है। देखिए, लगभग सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत पहले की बात है, मुझे एग्जैक्टली वो साल भी नहीं याद, फारूक शेख का एक शो आता था, जीना इसी का नाम है, जिसमें तेजस्वी यादव एक बच्चे के तौर पर आए थे अपने पिता के साथ और पूरा परिवार लालू का, उसमें कहानी दिखाई गई थी। तो लालू प्रसाद यादव ने सबको बुलाया था, सभी ने अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद दिया था। और उसमें तेजस्वी यादव जब आए थे तो उन्होंने अपना नाम बताया था कि हाय आई एम तरुण यादव, और उन्होंने तेजस्वी यादव नहीं कहा था। तो घर का नाम उनका तरुण यादव था। उस समय लोग बुलाते थे प्यार से, लेकिन बाद में तेजस्वी नाम से उनको जाना गया और राजनीतिक रूप से तेजस्वी ही उन्होंने प्रेफर भी किया। लेकिन इस चीज़ को इस तरह से सेंसलाइज करना और इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी करना, इसके पीछे एक कारण था। एक, कहीं ना कहीं जो सारी तैयारियां राजद ने की थी लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर, 73,000 लोगों को गरीबों को खिलाना, गरीब दिवस के रूप में मनाना, इसका जो कहीं ना कहीं फायदा उठाना चाहती थी राजद, इस पे बट्टा लगाने के लिए नीरज कुमार ने ये कार्यक्रम किया है। नीरज जी, आपको जैसा पता होगा कि अब एमएलसी नहीं रहे हैं और फिर से चुनाव उनको लड़ना है, पार्टी के एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। इससे पहले प्रवक्ता रहे हैं, बहुत उन्होंने लड़ाई ली है लालू परिवार मतलब से। एक तरह से कह सकते हैं उन्होंने बहुत बड़ी चाल चली है पॉलिटिकल स्टंट के रूप में। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जो जानते हैं वो जानते हैं कि क्यों आखिर ये किया गया, इसकी टाइमिंग ऐसी क्यों थी, इसे इस तरह से सेंसेशनलाइज करके क्यों दिखाया गया, ताकि वो सारा इम्पैक्ट राजद का जो था वो कहीं ना कहीं थंडर चोरी करना, मतलब उनका जो राजद की जो तैयारी थी उसको अपने फाले में कर लेना। लेकिन इसमें कुछ गलतियां हुई है। एक चीज़ हम कहेंगे कि खुलासे के बाद नीरज कुमार जो है थोड़ा सा ट्रोल हो रहे हैं, लेकिन एक चर्चा का विषय जरूर बन गया है कि नाम के साथ जो जमीन का जुड़ाव था, 3.5 कट्ठा, 2 कट्ठा, 2.5 कट्ठा, वो जमीन आखिर कैसे आया?
देखिए, अगर आया तो तेजस्वी के नाम पे ही होना चाहिए, तरुण के नाम पे क्यों? देखिए, अब इसके पीछे कुछ कारण हैं। अब अगर आप इसके लीगल एस्पेक्ट्स पे जाइएगा तो आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति दो नाम रख सकता है, ऐसा एलियस करके हमारे संविधान में भी ऐसे प्रावधान है, लोगों ने अपने नाम रखे हैं। लेकिन हाँ, ये बात बड़ी है कि जिस तरह से प्रॉपर्टी एक्वायरमेंट किया गया है, ऐसे ऐसे जगहों से एक्वायर किया गया है, अपने भाई तक को सगे नहीं छोड़ा लालू यादव ने नौकरी के नाम पे। इन सभी बातों पर तो कहीं ना कहीं लालू यादव घिर गए हैं एकदम। अब भले ही आप नीरज कुमार को ट्रोल कर लीजिए, आप यहाँ तक कि जो शाहीन है विधायक हैं राजद के, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि पलटू राम कौन है, इसका भी जवाब बता दीजिए। हमला दोनों तरफ से हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हमले को बिहार की राजनीति में इस समय आवश्यकता नहीं थी। अगर नीरज कुमार अगर चाहते तो सीधे ढंग से हमला कर सकते थे। लेकिन एक चीज देखेंगे, थोड़ा सा माफी चाहेंगे इंटरप्ट के लिए, लेकिन ये प्लानिंग के तहत किया गया था। बिल्कुल, क्योंकि अगर प्लानिंग के तहत नहीं किया जाता तो तमाम रजिस्ट्रार के कागज, हर तरह के दस्तावेज, हर तरह के प्रूफ उपलब्ध नहीं होते, और ऐसे भी लॉकडाउन और अनलॉक के चक्कर में बहुत तरह की चीजें जो है अभी ठप पड़ी हुई है। ऐसे में लगता है कि पूर्व से ही इस पे काम किया जा रहा है। अब मैं बोलूंगा कि आप अगर कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स के हेडलाइंस को देखिएगा और जिस तेजी से ये खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कई जगहों पर लग गई, ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इतना बड़ा खुलासा और इस तरीके सेंसेशनल तरीके से होने वाला है। अब कहीं ना कहीं शक तो दोनों तरफ से हो रहा है। जिस तरह की तैयारी आपने बिल्कुल कही कि पूरी तैयारी करके रखा गया था, डेटा सब कुछ इकट्ठा किया गया था, ऑब्वियसली लालू परिवार पर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। लालू जी जेल में हैं, आप भले ही उनकी कितनी भी महिमा मंडन कर लीजिए, बिहार की राजनीति में उनकी आवश्यकता है, बिहार में होते तो ये होता वो होता, ये सारी परिस्थितियों के बावजूद सच यही है कि 15 साल लालू यादव बिहार में थे और 15 साल में जनता त्रस्त हुई। जनता ने कहा कि माफ कीजिए, नीतीश कुमार को मौका दिया। अब नीतीश कुमार के भी 15 साल हो चुके हैं, तो नीतीश कुमार चाहते हैं कि कुर्सी पर बने रहे, लालू भी चाहते थे कुर्सी पर बने रहे, लेकिन जनता जो तय करेगी सो ही ना मानना पड़ेगा। इसी चक्कर में 15 साल बनाम 15 साल के चक्कर में पिसती है जनता, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में लड़ाई दोनों पक्ष और विपक्ष में हो, और ये इसी लड़ाई में कहीं ना कहीं स्तरहीनता आ जाती है दोनों तरफ से। राजनीतिक स्तर जो बिहार का, आप सीधा आरोप लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि लालू यादव ने अपने बेटे का नाम फर्जी रखकर और उस पे एक्वायर किया। आप ये कहिए कि लालू का तीसरा बेटा है, तो ये तो गलत। कई मीडिया में भी चला जाके कौन है लालू के तीसरे बेटे। जिस तरह से जिस तेजी से खबरें आई, जिस मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है और हेडलाइन थंबनेल सब कुछ तैयार था, और सभी कई मीडिया कंपनियों ने तो सीधा वेबसाइट तुरंत लगा दिया खबरें, और ये फोटो के साथ लगा दिया कि लालू का तीसरा बेटा कौन है, तरुण यादव। ये सेंसेशनलाइज करना वो चीज़ों को, हम चाहे तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं प्रेफर करते हैं। हम चाहते हैं कि खबरों को हम भी सेंसेशनलाइज करते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं, किसी के व्यक्तिगत उनके ऊपर हमला करके। और जिस तरह से आपको पता होगा कि घटना हुई थी वत्सला सिंह की और डीएम की कुमार रवि की, उन्होंने सारे चैनल्स पर केस किया था, और कई चैनल्स को तो मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, मैं बता दूं आपको कि माफ़ी भी मांगी थी लिखित रूप से लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं आदत से मजबूरी है। लेकिन हम फिर विषय पे इस चीज को लेकर जो विरोध करने वाले हैं पप्पू यादव, जो लालू प्रसाद यादव के पूरे पार्टी का हमेशा से विरोध करते रहे हैं, वे उन्होंने कहा है कि सरकार जो है टारगेट करके ये चीज की है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे जो है स्वच्छ राजनीति करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप देखिए कहीं ना कहीं जो बातें वो कह, हालांकि पप्पू यादव खुद ही कई बार बयान से दे जाते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे पर बोला है, ये साफ स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में भी इस बात को लेकर आहत वो रहे हैं, और उन्हें वो भी चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति ना हो। देखिए आक्षेप और पटाक्षेप अगर इस तरह से किया जाएगा तो नीतीश कुमार के, आपको पता होगा कि राबड़ी देवी ने कई बार नीतीश जी के ऊपर ऐसे हमले कर दिए थे, और सुशील मोदी के बारे में तो ऐसी बात बोल दी थी कि हम बोल भी नहीं सकते, और इन सब बातों के स्थान नहीं है। सभी ने राबड़ी देवी की भर्त्सना की थी, और उन्होंने बाद में ये कह दिया कि हाँ हमारे कहीं ना कहीं देवर जैसे हैं, हम उनके साथ मजाक करते रहते हैं और इस तरह की बात बोलते हैं। हालांकि देवर भाभी में भी इस तरह का मजाक नहीं होता, इस तरह की टिप्पणी नहीं होती है। तो जब आप राबड़ी देवी पर इल्जाम लगाते हैं, जब आप लालू यादव पर इल्जाम लगाते हैं, जब तेजस्वी को बार बार उनकी राजनीतिक सूचिता याद दिलाई जाती है, तो नीरज कुमार जी और जदयू को नहीं याद दिलाई जानी चाहिए। एकदम। सर एक चीज पे आपने गौर किया कि नहीं किया कि 73वें जन्मदिन के अवसर पे 73वें संपत्ति श्रृंखला संपत्ति का जो है ये किया गया। आप सोच सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को टारगेट ही करना है
किसी को आरोपित ही बनाना है तो उसके पे तो कई आरोप आप लगा सकते हैं, नीरज कुमार 100 लगा सकते हैं, 200 लगा सकते हैं। 73वें जन्मदिन नीरज कुमार जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी है बिहार के राजनीति के, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। और नीरज कुमार, आपको मैं बता दूं कि जिस समय नीतीश कुमार की पार्टी के कई प्रवक्ता, मैं शब्द जो यूज कर रहा हूं उसको समझिएगा, डरते थे लालू परिवार पर हमला करने से, उस समय भी नीरज कुमार खुलेआम चैलेंज करते थे। और कई, मैंने तो देखा है सोशल मीडिया पर, आप भी अगर रहते होंगे तो देखते होंगे कि उनके पोस्ट पर नीरज कुमार के कितने लोग ट्रोल करने आए थे, उनके राजनीति के समर्थक, लालू के समर्थक, लेकिन वो डरते नहीं हैं। उनकी राजनीति ऐसी ही है, बेबाकी से राजनीति शुरू से किया है, और उन्हें पता है कि राजद जब हमला करने आती है तो राजद भी कभी कभी इस स्तर तक आ जाती है। तो नीरज कुमार कहते हैं कि जब हाथ गंदे हुए हैं तो इस गंदे हाथ से सफाई ही क्यों न कर दी जाए। एकदम, ये एक तरह से नहीं लग रहा है कि पोस्टरबाजी वाला राजनीति जो है कहीं ना कहीं राजनीति को कमजोर कर रहा है। आप देखेंगे एक तरह 73वें जन्मदिन पे तो हो गया, चलिए हम इसकी बात कर लिए, लेकिन 15 साल 55 घोटाले राजद ने भी लगा रखा अपने कार्यालय के आगे, तो उन्होंने भी पूरे 55 घोटाले का जिक्र कर रखा है। ऐसे में अगर सच्चाई देखा जाए तो प्रूफ के आधार पे अगर पुष्टि करने के लिए दोनों पार्टी को कहा जाए तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये काम सच्चाई है, लेकिन इसका काम तो कोर्ट करेगा। बिल्कुल, फैसला कोर्ट करेगा, फैसला कोर्ट में होना है। और देखिए, लालू यादव पर आरोप जो लगते हैं, कई आरोप और भी लगते हैं चारा घोटाले के अलावा, लेकिन उन आरोपों की सिद्धि नहीं हो पाई है। और बात अगर नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार पे भी कई आरोप लगते हैं, लेकिन कोई भी अब तक आरोप सिद्ध नहीं हो पाए, वरना नीतीश कुमार अब तक जेल में होते हैं। अब वही बातें बाकी नेताओं पर भी लागू होती हैं, कुछ लोग जेल में हैं, कुछ जेल की हवा खा के आए हैं। तो जिन पर कानून पर तो आप नहीं ना खड़ा कर सकते सवाल। कानून ने जिनको जिस क्राइम का दोषी मान पाया उनको वो सजा दी। मैं वापस विषय पर आना चाहूंगा, जिस विषय पर हम आज चर्चा कर रहे हैं कि कैसे लालू का तीसरा बेटा, जो कि अब तक सभी लोग कर रहे हैं, बिहार का सीएम बनेगा। अब इसके ऊपर हम आते हैं। देखिए, दर्शकों से मैं सीधा बता दूं कि पिछले 24-48 घंटों की राजनीति को अगर आप देखिएगा और आप देखिएगा कि किस तरह, हालांकि बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई सभी घटक दलों ने महागठबंधन के लालू के इस बर्थडे पर, लेकिन पिछले 24-48 घंटों में एक खास बात हुआ है। महागठबंधन के सारे घटक दल काफी कंपैशनेट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे रिग्रुप हो रहे हैं। मीटिंगों का दौर शुरू है, 15 तारीख का एजेंडा भी तय है, एक्टिव मोड में आ गया। सारे घटक दल एक दूसरे से संपर्क में आ गए हैं। आप रालोसपा की घटना को देखिए, उस पर भी लोगों ने रिएक्शन दिया, सभी लोगों ने, पप्पू यादव ने भी रिएक्शन दिया सुबह। तो कहीं ना कहीं चुनाव सबके जहन में है और सबको ये बातें धीरे धीरे एहसास हो रही हैं। जिस दिन हमने जगदन से बात की थी, हमने उनसे ये भी पूछ दिया था कि आप एकला चलो की राजनीति करना चाहते हैं क्या? उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एजेंडा में अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रम अलग अलग पार्टियों का हो सकता है, क्योंकि हमारे अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन हम एक साथ जब आते हैं तो हम एक ही लक्ष्य लेकर चलते हैं कि बिहार में भाजपा को किस तरह से रोकना है। और इसमें जिस तरह से चाहे सनोफ मलाह का देखिए बयान जो उन्होंने दिया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम होंगे, कल तक नहीं मान रहे थे, अब मान रहे हैं। लेकिन अब हम लोग को ये मानना पड़ेगा, जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है कि अब तेजस्वी यादव नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के तीसरे पुत्र होंगे सीएम। देखिए, ये तो अगर हम नीरज कुमार जी और जदयू की भाषा में और बिहार के जो कुछ बहुत सेंसेशनल बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं उनकी अगर बात माने तब तो लालू यादव के तीसरे बेटे का सीएम बनना लगभग लोगों ने तय मान लिया। पेपर भाई कागज भी तैयार है। जी, कागज भी तैयार है और सब कुछ हो रहा है। और ये गठबंधन के जो दल हैं जो अब तक कहीं ना कहीं हमला कर रहे थे तेजस्वी यादव के ऊपर, ये भी एकजुट होते दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब आने वाली राजनीति में महागठबंधन अगर एक साथ आ जाए तो 2019 के चुनाव की तरफ मत देखिएगा, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जो लोकसभा और राज्य और विधानसभा का चुनाव होता है, ये जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों में मुद्दे अलग होते हैं। 2019 के चुनाव में जब हम घूम रहे थे तो मुझे स्पेसिफिकली याद है कि मैंने नीतीश और मोदी के बीच जब तुलना की थी लोगों से, तो लोगों ने कहा था कि नहीं, देश में मोदी, बिहार में तेजस्वी। हाँ, ये चीजें ये मुझे कई लोगों ने बात कही थी और मैंने ये सवाल हालांकि पूछा नहीं था, लेकिन लोगों को ये बात लगा कि नहीं। मैंने यादवों के बहुल क्षेत्रों में जाकर पूछा था कि आप मोदी को क्यों वोट देना चाहते हैं। जब लोगों ने कहा कि मोदी, तो मैंने पूछा क्यों देना चाहते हैं। उन्होंने अपने लोकल सांसद का विरोध किया जो भाजपा का ही था। हाँ। लेकिन उन्होंने नरेंद्र मोदी के नाम पर कहा कि मैं इसे झेलने के लिए तैयार हूँ। और जब मैंने पूछा कि तो फिर आगे चुनाव में फिर आपके सामने विडम्बना हो जाएगी ना, कैसे आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट कीजिएगा। तो बिहार में नीतीश कुमार सामने कर दिया है भाजपा, हम भाजपा को थोड़े हरा रहे हैं, हम तो नीतीश कुमार को हरा रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम लालू के तीसरे बेटे को बनाएंगे सीएम। एकदम। अब क्या लगता है कि बिहार के चुनाव का जो है रुख किस तरफ मुड़ता दिख रहा है? देखिए, अब तो सारी पार्टियां अपने सघन जन संपर्क की तैयारी कर रही हैं। सभी पार्टियां उन जगहों पर पहुंचेंगी जहां उनके विरोधी नहीं पहुंच पाएंगे।
कहीं ना कहीं पैसों का खेल होगा। आज उपेंद्र कुशवाहा के ऑफिस, कार्यालय ऑफिस को तोड़ देना कहाँ तक जायज था? जिस कानूनी प्रक्रिया है, नहीं संवैधानिक प्रक्रिया है, हाँ, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव ने भी कहा है कि संवैधानिक प्रक्रिया के नाम पे नोटिस नहीं दिया गया था, अचानक किसी पर हमला, किसी को मेंटल टॉर्चर करना उचित नहीं, क्योंकि चुनाव का समय है, वो भी पार्टी है, नॉमिनेशन कर पाती है, उनका सबको क्वारंटीन किया गया, घरों में रहने के लिए कहा गया, आप घर तोड़ रहे हैं, उस पार्टी का वो घर है और घर तोड़ रहे हैं, आप तो रहेंगे कहाँ? आपको पता होगा कि मैं बता दूं, जो नहीं जानते होंगे दर्शक, कि लगभग सभी पार्टियों के कार्यालयों में कुछ लोग रहते हैं, परमानेंट उनका निवास होता है। चाहे सदाकत आश्रम में अगर आप चले जाते हैं कांग्रेस मुख्यालय में, 100 लोगों की का पूरा परिवार वहाँ रहता है, अच्छी खासी जनसंख्या वहाँ रहती है, जो कि सदाकत आश्रम में चाहे वो सेवा दल के लोग हों या अन्य सदस्य हों, वो वहाँ रहते हैं। तो कोरोना काल में इस तरह से कहीं ना कहीं तोड़ देना कार्यालय, ये थोड़ा दुखद है। नोटिस मिलना चाहिए था, नोटिस मिलने के बाद चाहिए था। मैं वापस उस बिंदु पाऊंगा कि पैसे का खेल जबरदस्त होगा इस चुनाव में। हम चुनाव को देखा हमने कि पैसे पर लोग तोलते हैं, लेकिन इस चुनाव में सोशल मीडिया का जो खेल है ना, उसको खेलने के लिए और उसको जीतने के लिए कई बुद्धि चाहिए और साथ में साथ आर्थिक बल चाहिए। हाँ। जिन लोगों के पास, आपने देखा होगा कि कई लोग कहते हैं खेत बेच के चुनाव लड़ेंगे, इस बार बेचना पड़ेगा, और इस बार अगर बेचेंगे तो सबसे बड़ा गलती करेंगे, क्योंकि जनता जागरूक हो चुकी है जी। ऐसे में ताम झाम से तो चुनाव नहीं जीतेगा, ताम झाम से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। और पहले रैलियां करके मुर्गा चावल चलवा के आप कुछ वोट ले आते थे, अब तो इसमें रैली करिएगा तो केस होगा, जेल जाइएगा, अब तो रैली नहीं करना है। उसके साथ साथ आपका सहारा बच गया सिर्फ सोशल मीडिया जी, जो इंटरनेशनल मीडिया है जी, वो बन गया है। ऐसे में आपका खबर तभी मीडिया चलाएगा जब आप सत्य होंगे, निष्पक्ष होंगे जी। आप अगर आपका बैकग्राउंड छवि सही नहीं है तो फिर खबर नहीं चलेगा। और देखिए सोचो, अगर आप सेंसेशनल खबरों के मतलब सेंसेशनल बयान देते हैं तो ठीक है, आपको बहुत एक मीडिया का खास वर्ग स्पेस देगा, लेकिन कुछ एक ऐसा वर्ग भी है जो कि सधा हुआ राजनीति समझता है, जो सधे हुए बयानों को चलाता है, वो आपसे दूर हो जाएगा एकदम। और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार सैकड़ों लोग उतर रहे हैं मार्केट में, बिल्कुल। और पार्टियां भी कई खुल चुकी है, जाना जाने मुझे तो बिहार में पहली बार हुआ कि 3-3, 4-4 तीसरा मोर्चा होगा एकदम। तीसरे मोर्चे का भी रूप नहीं, 4 दिन के अंदर में 3 पार्टी का निर्माण होगा जी। और अभी और पार्टी आएंगी, अभी राष्ट्रीय जनजन पार्टी हुआ है, आपको बता दें फौजी किसान पार्टी हुआ है, इससे पहले भी एक और पार्टी हो रखा था, 3 पार्टी तो ये हो ही गया, बाकी लोग तो लाइन में लगे हुए हैं। और पार्टियां भी बनने वाली हैं, कई पार्टियां बाहर से आएंगी। आपको पता है कि जब चुनाव बिहार में आता है तो सपा भी एक्टिव हो जाती है, बसपा भी एक्टिव। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ परसों जो अपने यहाँ हिंदू महासभा का जी, वो भी 200 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात सोच लीजिए कि आप कहीं घर के लोग ही कहीं पैर काट रहे हैं, कहीं बाहर से इंपोर्टेड पार्टियां आ रही हैं, पुष्पम प्रिया चौधरी भी हैं, उनको कैसे भूल गए, सीएम कैंडिडेट है। तो ये बिहार की राजनीति इस बार बड़ा अलग तरीके का सब कुछ कर रही है, और जो चुनाव होगा ना वो मुझे लगता है इंद्रधनुष जैसा होगा, सारे रंग होंगे एकदम। तो बिहार की राजनीति को देखने के लिए भारत लाइव को देखते रहें, क्योंकि हर छोटी छोटी खबरों के साथ साथ बड़ी बड़ी खबरों से भी हम आपको जोड़ते हैं, अपडेटों से बांधे रखते हैं। तो तब तक के लिए दे हमें इजाज़त, और भारत लाइव के साथ साथ न्यूज़ बिहार को भी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।